और ये जो वनडे बॉलीवुड करियर वर्कशॉप है, आपने शुरू में क्लिपिंग्स देखी, ये मुंबई में जब वर्कशॉप हुई थी बिफोर लॉकडाउन, तब का नज़ारा था। बहुत ही एक्साइटिंग था, मोटिवेटिंग था, इंस्पायर करा उसने मुझे इतने सारे कलाकारों को एक साथ देखकर। और उसके बाद उसी वर्कशॉप को, जिसको कि हम लोग फिजिकली करते थे किसी ऑडिटोरियम में, क्योंकि 700-800 लोग हो जाते थे, और सबसे बड़ी बात कि अलग अलग शहरों से आते थे। मुझे कई बार लगता भी था कि वर्कशॉप की जो टिकट है वो तो 500 रुपीज़ की है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आने जाने में शायद 4-5 हज़ार रुपये खर्च कर दिए। तो इतना प्यार, इतना सपोर्ट देख के अच्छा भी लगता है। वही इनकरेज करता है, मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और इस दिशा में काम करूं, ताकि कलाकारों की जो तकलीफ़ें हैं, कलाकारों की जो प्रॉब्लम है, उनके जो डाउट्स हैं, उनके जो क्वेश्चंस हैं, वो मैं बहुत अच्छे से, पूरी तरह से दूर कर सकूं। अब क्योंकि डिजिटल ज़माना है, वही सेम वर्कशॉप आपको अपने घर में बैठ के मिल जाती है, अपनी कन्वीनियंट टाइम पे मिल जाती है, और सबसे बड़ी बात है कि उसकी जो फीस है वो भी घट के आधी हो गई। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों के सभी के लिए बहुत ही बेनिफिट की बात है। आप मैक्सिमम इसका बेनिफिट उठाएं। सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ एक नोटपैड, कॉपी, पेन, पेंसिल रख लें अपने साथ में, ताकि आज जो इस वर्कशॉप में मिलने वाला है उसके पॉइंटर्स आप अपने करियर को लेके बनाते जाएं। इन बिटवीन बहुत सारे डाउट्स, क्वेश्चंस आप लोग लेकर आए होंगे, लेकिन थोड़ा सा पेशेंसफुली, थोड़ा सब्र रखें और सेशन को स्टार्ट होने दें, क्योंकि सेशन के खत्म होते होते मुझे पूरा भरोसा है कि 80-90% डाउट और क्वेश्चंस तो दूर हो ही जाएंगे। क्योंकि अब इतने सालों से आपके साथ रहते रहते, आप लोगों को समझते समझते काफ़ी कुछ आपकी दिक्कतें, प्रॉब्लम समझ में आने लग गई हैं, तो वो दूर हो ही जाएंगी। तो सभी लोग ने नोटपैड रख लिया है, पेन पेंसिल रख लिया है? ग्रेट। नोट जरूर करें, क्योंकि क्या होता है कि आफ्टर द वर्कशॉप बहुत सारी बातें माइंड से निकल जाती हैं, लेकिन अगर आपने टाइटल फॉर्म में सब चीज़ों को लिख लिया, फिर उस पेज को कभी भी पलट के पढ़ेंगे तो पूरी की पूरी क्लास जो है वो आपको रिकॉल हो जाएगी। वर्कशॉप को वनडे बॉलीवुड करियर वर्कशॉप में सभी प्रोफेशंस के लिए है। एक्टर्स, सिंगर्स, फिल्म राइटर, फिल्म डायरेक्टर, फिल्म मेकर, एडिटर। मैं शुरुआत करने से पहले आपको ये बात बता दूं कि मैं कैसे शुरू कर पाया इन चीज़ों को। तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैंने एमकॉम किया। ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, तो जो भी बात बताऊँगा पूरी जिम्मेदारी के साथ बताऊँगा आपको। और जैसा अनुमान होता है कि पढ़ाई के बाद सभी का मन होता है, परिवार का मन होता है कि भाई जॉब करना चाहिए, तो मेरा भी था कि चलो जॉब करते हैं। आर्टिस्टिक फील्ड में इंटरेस्ट था, लेकिन ये बात कर रहा हूँ मैं 1993 की, जब मीडिया इतना डेवलप नहीं था। मैं भोपाल शहर से हूँ। भोपाल शहर में तो दूर दूर तक कुछ मालूम ही नहीं था मीडिया के बारे में। मुंबई का तो ख्वाब भी नहीं देखा था। कोई बताने वाला जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल भी नहीं था, कुछ नहीं पता था, और कम उम्र थी तो ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी। तो वहाँ पर मैंने भी जॉब करना शुरू किया। करीब 45 जगह मैंने इंटरव्यूज़ दिए, 25 जगह मेरा सिलेक्शन हुआ, और एक जगह मुश्किल से मैंने आधे महीने की यानी कि 15 दिन की पेमेंट रिसीव की। इतना ख़राब रिकॉर्ड था मेरा जॉब में, क्योंकि मेरा मन ही नहीं लगता था। ये नहीं मालूम था कि क्या करना है, पर यह तो मालूम चल गया था कि ये नहीं करना है। ये 9 to 6 वाली जॉब मेरे बस की नहीं है, ये समझ में आ गया था। ये आपकी इनर वॉइस होती है, और शायद वही इनर वॉइस आपको आज इस प्रोग्राम में लेकर आई है, इस कोर्स में लेकर आई, कि आपको कुछ भी अटपटा लग रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, लेकिन ये समझ में आ गया है कि इस फील्ड में, बॉलीवुड में कुछ करना है। ये रेगुलर जॉब, रेगुलर बिजनेस ये नहीं करना, ये आपको क्लियर हो चुका है। वही मेरा भी हाल था। मुझे तो ये नहीं मालूम था क्या करना है, लेकिन ये मालूम था कि ये नहीं करना है कि 11 बजे सुबह चाय आएगी, 2 बजे लंच का टाइम होगा, 5 बजे फिर मैं चाय पीऊँगा, 6 बजे भागने की तैयारी करूँगा। बहुत ही बुरे दिन गुजरते थे, बहुत ही एनर्जी ड्रेन हो जाती थी, कुछ समझ में नहीं आता था। इसलिए मैं बार बार जॉब बदल रहा था। लगता था कि शायद जॉब सही नहीं है, इसलिए 25 जगह से जॉब बदलता रहा, लेकिन आखिर में समझ में आया शायद मैं जॉब के लिए बना ही नहीं हूँ। और जब ये समझ में आया तो ये भी समझ में आया कि मुझे इस फील्ड में ही कुछ करना है। तो पहले तो माइंड में ये क्लियर था कि एक्टर बनना है, एक्टिंग ही करनी है, और जैसा सबके मन में आता है कि उनको एक्टर बनना है। और कॉन्फिडेंस इस लेवल का था, क्योंकि बहुत थिएटर किया था, बहुत रामलीला की थी, तो कॉन्फिडेंस तो इस लेवल का था कि एक्टर बनूंगा तो इस लेवल का बनूंगा कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में आऊँगा तो शाहरुख खान बाहर हो जाएगा। इस लेवल का कॉन्फिडेंस था। तो एक्टिंग करूँगा, लेकिन एक्टिंग करूँ कहाँ? भोपाल शहर में कोई मौके नहीं।
कुछ पता नहीं कहाँ क्या होता है। फिर पता चला कि आकाशवाणी की ऑल इंडिया रेडियो जो होता है वहाँ पर वॉइस का काम होता है, ड्रामाज होते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई करना चाहिए। मैं वहाँ चला गया। वहाँ पर पता चला कि एग्ज़ाम होते हैं, उसके टेस्ट होते हैं, ऑडिशन काइंड ऑफ होता है, वो आपको देना पड़ता है। तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया, वहाँ पर ऑडिशन दिया और ऑडिशन में मैं पास हो गया। अब ऑडिशन में जो मैं पास हो गया, आपको सुनने में बड़ा आसान लग रहा होगा कि पास हो गया, लेकिन उसके पीछे सालों साल की तैयारी थी, किसी मेंटोर की गाइडेंस थी। कोई भी चीज़ यूं ही अचानक नहीं होती है, कोई भी रातों रात सफल नहीं होता है। तो जब वहाँ पर सिलेक्शन हो गया, थोड़ा बहुत काम मिलना शुरू हुआ। पैसे बहुत कम मिल रहे थे, इतने कम कि जॉब्स के मुकाबले तो समझ लो कि आप चिल्लर मिल रही थी। तो सब लोग चिढ़ाते भी थे, दोस्त यार मजाक भी उड़ाते थे कि क्या कर रहा है नौटंकी, क्या कर रहा है रामलीला, इन सब से कोई ज़िंदगी चलने वाली है, इन सब से कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ आएंगी क्या, जैसा आपके साथ भी हो रहा होगा। तो वो तो था, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था। पैसों की कमी नहीं खल रही थी, पैसे थोड़े बहुत ही मिल रहे थे, इतने मिल रहे थे कि कन्वेंस में खर्च हो जाते थे। और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा तो पता चला कि वहाँ पे लोकल चैनल आ गया है, सिटी केबल। तो जब से उसकी वो डिश एंटीना लगनी शुरू हुई, मैंने तब से वहाँ पे चक्कर लगाने शुरू किए, वहाँ पे काम मांगना शुरू किया। मतलब आपको अप्रोच करनी पड़ती है, आपको अपने मौक़ों के पीछे खुद भागना पड़ता है। दुनिया को वो नज़र नहीं आएंगे, लेकिन आपको ढूंढ ढूंढ के निकालने पड़ते हैं। आपने जिस तरह से ये बॉलीवुड करियर गाइडेंस प्रोग्राम ढूंढा है और उस पर एक्शन लिया है कि मुझे करना है आज, ताकि आपको वो नॉलेज मिल पाए जो मैंने सालों साल की मेहनत के बाद अचीव की है, वो आप आसानी से ले पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। तो वहाँ पर जब मैं सिटी केबल में चक्कर लगा रहा था, फिर वहाँ पे प्रोडक्शन शुरू हुआ, वहाँ पे प्रोड्यूसर से मिला, मैनेजर से मिला और मैंने बोला कि मुझे काम करना है। उन्होंने पूछा क्या काम करते हो अभी तक, तो मैंने बताया कि मैं आकाशवाणी में ड्रामास करता हूँ, वॉइस ओवर करता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, हमारे यहाँ अभी न्यूज़ प्रोडक्शन शुरू होगा, न्यूज़ रीडिंग के लिए अगर आप ट्राई करना चाहो तो ऑडिशन दे दो। तो मैंने बोला ठीक है। अब न्यूज़ के बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि न्यूज़ भी करनी पड़ेगी या न्यूज़ करी जा सकती है, लेकिन मौका वही सामने था। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने उसके लिए उनसे टाइम मांगा कि मुझे 2-3 दिन आप सिर्फ ऑब्जर्व करने देंगे क्या प्लीज़, जो भी न्यूज़ रीडर हैं वो न्यूज़ रीड करते तो मैं सिर्फ आके ऑब्जर्व करूँगा। तो मैं साइकिल से अपने घर से करीब करीब समझ लीजिए 10-12 किलोमीटर दूर जाता था और 9 बजे वहाँ पे बुलेटिन होता था लाइव। तो मैं सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए जाता था कि कैसे न्यूज़ पढ़ी जाती, क्योंकि मैंने कभी भी वो काम किया नहीं था। तो वहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया, पता चला कि बहुत सधी हुई आवाज़ में बहुत आराम से चीज़ों को बोला जाता है। आज की तरह वो ड्रामेटाइज न्यूज़ नहीं होती थी, तब बहुत सिंपल होती थी 93 में, तो वैसे पढ़ी जाती। जब वो समझ में आ गया, 2-3 बार घर में प्रैक्टिस कर ली, फिर जाके ऑडिशन दिया। मतलब ये कि ऑडिशन भी यूं ही नहीं देना चाहिए, ऑडिशन के लिए बाकायदा जो भी तैयारी ज़रूरी है वो करनी चाहिए। क्योंकि जब आप बगैर तैयारी के करते हैं तो बस करते चले जाते हैं, नतीजा नहीं आता, रिजल्ट नहीं आता। लेकिन तैयारी के साथ करते हैं तो रिजल्ट आता ही आता है। मेरा न्यूज़ रीडिंग में सिलेक्शन हो गया, मैं न्यूज़ पढ़ने लगा। वैसे तो बहुत खुश था कि अब इसी काम से पैसे मिलने लग गए हैं, थोड़े से बढ़ भी गए हैं। लेकिन यहाँ भी एक गड़बड़ हुई कि मुझे न्यूज़ पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा था। जैसे मैंने कहा कि बहुत सिंपल वे में पढ़ी जाती थी। आज तरह की वो ड्रामेटाइज न्यूज़ नहीं होती थी कि जिसमें बड़ा ड्रामा होता है, सस्पेंस होता है, न्यूज़ एंकर बड़ा चिल्लाता है। वैसा कुछ नहीं होता था, तो मज़ा नहीं आ रहा था। तो मैंने 4-5 दिन के बाद प्रोड्यूसर से बात की कि सर मुझे बहुत मज़ा नहीं आ रहा है, क्या मैं एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम कर सकता हूँ? तो उन्होंने बोला कि ऑडिशन आपको दोबारा देना पड़ेगा। फिर मैंने बोला ठीक है। मैंने ऑडिशन दिया, फिर मेरा वहाँ पे ऑडिशन में सिलेक्शन हुआ और फिर मैंने आपकी फरमाइश, जो कि एक डिमांड वाले सॉन्ग होते हैं, ऑन डिमांड सॉन्ग होते हैं, उस पर बेस्ड एक प्रोग्राम करना शुरू किया। फिर ऐसे ही 1 से 2, 2 से 3 प्रोग्राम करने शुरू किए और एज ए एंकर मैं भोपाल शहर में काफ़ी पॉपुलर हो गया, इस्टेब्लिश हो गया 1-1.5 साल के अंदर। और पैसे भी ठीक ठाक कमाने लगा। हालांकि अभी भी मैं पैसे उतने नहीं कमा रहा था जितना कि अगर मैं जॉब में रहता तो कमा लेता। और मेरे पास इसकी कोई वजह भी नहीं थी, लेकिन इतना मालूम था कि एक ना एक दिन ये चीज़ मुझे जब आगे दे रही है तो आगे बढ़ के इसमें सफलता मिलेगी। असल में होता यह है ज़्यादातर लोगों के साथ कि हम पहले दिन ही उसको जॉब से कंपेयर करते हैं, बिजनेस से कंपेयर करते हैं, इनकम से कंपेयर करते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।
हर चीज़ का अपना एक तरीका होता है जो आने वाले चैप्टर में आप समझेंगे। पहली बात तो ये है कि एज एन आर्टिस्ट मेरा टाइम अगर कंज्यूम हो रहा है तो मैं ग्रो कर रहा हूँ और ग्रो कर रहा हूँ, और जिस दिन मेरे पास टाइम कम होता जाएगा पैसे ऑटोमेटिक बढ़ते चले जाएंगे। इसको आगे आने वाले चैप्टर में और भी ज़्यादा क्लियर करूँगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही कि उसके बाद मैं प्रोग्राम करने लगा और वहीं पे मुझे डिस्कवर हुआ कि जो पहले मैं एक्टर बनना चाहता था, बड़ा जोश था, एंकरिंग करने लगा, मुझे डिस्कवर हुआ कि मेरे को राइटिंग में मज़ा आता है, मुझे शूटिंग के एंगल्स में मज़ा आता है, मुझे लोकेशन फाइंड आउट करने में मज़ा आता है, मुझे एडिटिंग में बैठने में मज़ा आता है, मुझे ग्राफिक का काम करने में मज़ा आता है, मुझे ओवरऑल फिल्म मेकिंग प्रोजेक्ट में मज़ा आता है। ऐसा भी होता है। होता यह है कि जब भी हम फिल्म इंडस्ट्री में आने के बारे में सोचते हैं तो शुरुआत में हमको एक्टिंग प्रोफेशन ही दिखता है, लेकिन कई बार आपको बाद में भी डिस्कवर होगा कि नहीं, आपको दूसरी चीज़ें भी अच्छी लग रही हैं, तो वो होने दीजिए। वो एक्सप्लोर जो हो रहा है उसको होने दीजिए, जो डिस्कवर हो रहा है उसको होने दीजिए। मैंने होने दिया, मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया कि जो हो रहा है होने दो। फिर धीरे धीरे करके मैं प्रोग्राम बनाने लग गया, वहाँ पे एड फिल्म्स बनाने लग गया, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो गया, सब वहीं पे होता चला गया। और मैंने अपने लिए एक बेंचमार्क बनाया कि जिस दिन भी मैं अपने शहर यानी कि भोपाल में अपने इस मीडिया प्रोफेशन से 50,000 रुपीज़ पर मंथ कमा लूँगा, उस दिन मैं ये शहर छोड़ दूंगा। क्योंकि वो पॉइंट होगा जब सैचुरेशन आ चुका होगा, मेरे अंदर कोई भी अपग्रेडिंग की गुंजाइश नहीं बची होगी, सब कुछ एंड हो चुका होगा, इससे ऊपर ये शहर मुझे पे ऑफ नहीं कर सकता है। और ये समय आया ईयर 2000 में, जब मैं 50,000 रुपीज़ ईजिली अपने इस प्रोफेशन से अर्न करने लग गया। मेरा यहाँ मकसद आपको 50,000 रुपये महीना कमाने के बारे में बताने का इसलिए है कि जो प्रोफेशन मेरे मन को भा रहा था, जो किसी को नहीं भा रहा था, जिसमें इनकम नहीं थी, दोस्त यार मजाक उड़ा रहे थे, जिसमें चांस भी नहीं मिल रहा था, खुद को भी डर लग रहा था, बस आप उसमें लगे रहे तो एक दिन वो आपके सैलरी पैकेज से, बिजनेस से ऊपर निकल गया। ये पोटेंशियल होता है क्रिएटिव आर्टिस्ट का, ये किसी और में नहीं होता। क्योंकि वो मेरे सारे दोस्त अभी भी 20-25 हज़ार की जॉब में थे और मैं 50,000 रुपीज़ अपनी मन मर्जी से समय अनुसार अपनी मस्ती में कमा रहा था और अपने उस काम से कमा रहा था जिसको दुनिया कहती है कि अगर आपका हॉबी आपका प्रोफेशन बन जाए तो दुनिया में इससे बड़ी खुशकिस्मती की बात नहीं हो सकती, आप इससे ज़्यादा लकी नहीं हो सकते। वो अचीव हो गया था। लेकिन अगर मैं डे 1 को ये एज्यूम करता कि यार मैं 25,000 रुपये कब कमाऊंगा, तो मैं वो काम नहीं कर पाता। मैं 50,000 कब कमाऊंगा, तो मैं वो काम नहीं कर पाता। आप जब इस फील्ड में आए, पूरी तरह से खुद को सरेंडर कर दें। आपके लिए लर्निंग यही है, सरेंडर कर दें, काम के पीछे भागें, पैसा आपको फॉलो करेगा। क्योंकि काम करने के साथ साथ आपकी नेटवर्किंग बढ़ेगी, आपका कैलिबर बढ़ेगा, आपकी स्किल बढ़ेगी, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होगी, इंप्रूव होगी, आपका प्रेजेंटेशन स्किल बढ़ेगा और धीरे धीरे पेमेंट अपने आप बढ़ने लग जाएंगे। लेकिन डे 1 को आप मेन गोल को जो पैसा है उसके पीछे भागेंगे तो कभी भी वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। उसके बाद 2001 में मैं मुंबई शिफ्ट हुआ और ये सोच के आया कि मुझे फिल्म मेकर बनना है, क्योंकि वो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी। तो ये तय करके आया कि मैं 2005 तक अपनी पहली फिल्म बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, कहाँ से फंड आएगा, फाइनेंस आएगा, कुछ नहीं मालूम, क्योंकि पैसे तो थे नहीं। लेकिन ये तय था और ये भरोसा जाग चुका था इन 7-8 साल के एक्सपीरियंस से कि यार मेन गोल सेट कर दो, वो हो तो जाता है अगर आप चलना शुरू कर दो। तो मेन गोल सेट कर दिया कि फिल्म बनानी है 2005 तक एज ए फिल्म मेकर, एज ए फिल्म प्रोड्यूसर। कैसे होगा, क्या होगा, पहले भी नहीं मालूम था, अब मालूम करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अब भरोसा आ चुका था। वही भरोसा मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ इस प्रोग्राम में। तो धीरे धीरे शुरुआत की, एक्टिंग में गया, क्विट किया, डबिंग में गया, डबिंग में बहुत सारा काम किया, क्विट किया, राइटिंग में गया तो कभी आए ना जुदाई, कहता है दिल, कुमकुम, फिर ऑफिस के 26 एपिसोड के प्लॉट आइडिया लिखे, फिर डायरेक्शन में गया थोड़े दिन में। और जो मैं गोल सेट करके आया था कि 2005 में मैं अपनी पहली हिंदी फिल्म बनाऊंगा, वो मैंने शुरू कर दी 2004 में और फरवरी 2005 में मैंने अपनी पहली हिंदी फिल्म एज ए प्रोड्यूसर रिलीज कर दी, वाइफ है तो लाइफ है। उसके बाद भोजपुरी फिल्म बनाई और उसके बाद लगातार काम करता चला गया। अब आप इस बात से ये समझें कि पहला वाला तो था बिल्कुल ब्लाइंड गेम, जो 93 to
2000 था कि उसमें मालूम ही नहीं था क्या करना है, लेकिन बस करते चले गए तो हो गया। 2001 टू 2005 ये तय था कि क्या चाहिए, ये भी तकरीबन तय था कि कैसे मिलेगा, क्योंकि उसका होमवर्क किया हुआ था, लेकिन फिर भी कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहे तो मिल गया। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि जो भी काम करें ये कभी कभी वाला ना करें, कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे, इस प्रोग्राम का पूरा फायदा उठाएंगे तो आप कर पाएंगे। मैं जो जानता हूं अगर वो आप जान जाएं तो आप भी कर सकते हैं। मैंने जो किया वो आप भी करें तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इतने साल के अनुभव में ये देखा है कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री किसी भी कैलिबर वाले आदमी को, स्किल वाले आदमी को, और जिसका पूरा मन लगा हुआ है उसको वापस नहीं जाने देती। भले ही वो किसी भी तबके से आता हो, किसी भी फाइनेंशियल कंडीशन से आता हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, कैसी भी पर्सनैलिटी है, अगर वो फिल्म इंडस्ट्री के लिए डेडिकेटेड है तो फिल्म इंडस्ट्री उसको अपनाती ज़रूर है, लेकिन उसके लिए आपको उतना समय कंसिस्टेंसी के साथ देना होगा। तो ये माइंडसेट बना लें और इस माइंडसेट के साथ ही इस प्रोग्राम को आगे देखना करना शुरू करें, तभी आप इसका पूरा फ़ायदा उठा पाएंगे। यहाँ से आपको ये भी क्लियर होगा कि हर चीज़ अपना समय लेती है, लेकिन फिर वो देती है जो आप उससे चाहते हैं। पहले दिन आखिरी दिन की तमन्ना ना करें, नहीं तो आपकी जो अप्रोच है वो सही नहीं हो पाएगी। जल्दबाजी में, डेस्परेशन में आप कुछ भी करेंगे, फ्रॉड लोगों के चक्कर में फंस जाएंगे, जो आपसे बोलेंगे कि पैसे दे दीजिए, आपको चांस दे देंगे, आप उन चक्करों में फंस जाएंगे, आपको कभी भी काम नहीं मिलेगा और आपको वापस लौटना पड़ेगा। मेरा जॉइंट फिल्म्स टीम का, जॉइंट फिल्म्स का मकसद यही है कि आप एक बार अगर इस करियर के पाथ पे चलना शुरू कर दें तो आपको वापस लौटना ना पड़े। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इन चैप्टर्स में जो जो मैं बता रहा हूं, जो जो मैं सिखा रहा हूं, वो आपने किया तो आप वापस नहीं लौटेंगे, आपको लौटना ही नहीं पड़ेगा। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री आपको लौटने ही नहीं देगी, क्योंकि इतना डिटेल्ड प्रोग्राम अभी तक पहली बार डिजाइन हुआ है। इतना डिटेल्ड प्रोग्राम जिसमें सपोर्ट टीम आपके साथ कंटिन्यू लगी रहेगी, पहली बार डिजाइन हुआ है। लाइव क्वेश्चन आंसर मेरे साथ इतने डिटेल प्रोग्राम के बावजूद भी, क्योंकि मैं जानता हूं इस प्रोग्राम में 99.999% आपके सवाल सारे दूर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी एक गुंजाइश के लिए मैंने अपना लाइव इंटरैक्शन सेशन रखा है जिसमें कि आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो ये थी मेरी एक छोटी सी कहानी, और मैं इस कहानी के भरोसे ये भरोसा जताता हूं कि अगर आप भी करेंगे तो आप भी पा जाएंगे। और जो भी मैं आपको आने वाले चैप्टर में बताने वाला हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ बता दूं कि या तो मैंने वो किया है या तो किसी को करते हुए देखा है। करते हुए देखा है या किया है मतलब कि प्रूवन स्ट्रेटजी है। आज जब मैं एकेडमी में भी आया था पिछले 4-5 साल पहले, तो आप जानते हैं मेरा एकेडमी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मेन गोल सेट था कि जॉइंट फिल्म्स में मुझे नए आने वाले कलाकारों को राह दिखानी है, उनको ट्रेंड करना है, उनको गाइड करना है, उनको कोर्सेज देने हैं ताकि वो अपने शहर से, अपने घर से शुरुआत कर पाएँ। कैसे करूँगा नहीं मालूम था, लेकिन करते चले गए तो आज बेस्ट फिल्म गुरु का अवार्ड भी मिल गया, बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड बुक भी लिख ली। ये सब कैसे हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन गोल सेट किया था और करते चले गए तो हो ही जाता है। एक एक मिथ, एक एक डाउट को मैं गहराई से दूर करूंगा, और जब डाउट और फियर, डर दूर हो जाते हैं तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाता है, उसको लाना नहीं पड़ता है। ये डाउट और डर ही है जो वो आने नहीं देते। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप सभी एक सक्सेसफुल बॉलीवुड प्रोफेशनल बनना चाहते हैं? मतलब कि एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, सिंगर, एडिटर या कोई और। हो सकता है बोलचाल की भाषा में मैं एक्टर वर्ड को ज़्यादा यूज़ करूं, लेकिन वो होगा सभी के लिए। तो जो भी मैं तरीके बताने वाला हूं सभी के लिए हैं, लेकिन बोलचाल की भाषा में हो सकता है एक्टिंग वर्ड, एक्टर वर्ड ज़्यादा यूज़ हो जाए, तो आप उसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। तो क्या आप एक प्रोफेशनल बॉलीवुड प्रोफेशनल बनना चाहते हैं? अगर आपका जवाब है हाँ, तभी आप बोलेंगे कि भाई तभी तो हमने आपका ये प्रोग्राम, ये कोर्स ज्वाइन किया है। अगर हम प्रोफेशनल नहीं बनना चाहते तो हम यहाँ क्यों आते? बिल्कुल सही। अब मेरा सवाल नंबर 2 है आपसे, इसका जवाब भी सोच समझ के अब अपने नोटपैड पे लिखें या मन में सोचें। क्या आप एक सक्सेसफुल बॉलीवुड प्रोफेशनल बनना चाहते हैं? मतलब सक्सेसफुल एक्टर बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल सिंगर बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल एडिटर बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल राइटर बनना चाहते हैं? अब थोड़ा सा आपको समझने में
दुविधा हो रही होगी कि प्रोफेशनल क्या है और सक्सेसफुल क्या है। देखिए, बाय इंटरेस्ट तो आज भी आप एक्टर हैं, राइटर हैं, सिंगर हैं, एडिटर हैं, लेकिन उससे फायदा क्या हो रहा है? मेरे लिए, आपने मेरे सारे वीडियोस में, वर्कशॉप में, क्लासेस में देखा होगा, मैं कमर्शियल सक्सेस पे जोर देता हूं, क्योंकि मेरे लिए अगर कोई आर्टिस्ट, कोई क्रिएटिव या कोई टेक्नीशियन कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं है तो वो सक्सेसफुल नहीं है। क्यों? बिकॉज वो ज्यादा दिन कर ही नहीं पाएगा। आप जितना भी अपने प्रोफेशन के बारे में जानते हैं, जो भी कर रहे हैं, कितने दिन कर लेंगे? 7 दिन, 8 दिन, 1 महीना, 7 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल। लेकिन अगर 3 साल बाद भी एक सक्सेसफुल नहीं बने, कमर्शियल नहीं बने, तो क्या आपके घर वाले आपको करने देंगे यही काम? नहीं करने देंगे। आपके पापा जी आपको दुकान पे बैठा देंगे, या मम्मा जी आपको जॉब पे भेज देंगी, या आपकी शादी कर दी जाएगी। आपको जिंदगी भर यहां टिके रहने नहीं देंगे वो लोग। इसलिए सक्सेसफुल होना जरूरी है। और सक्सेसफुल कौन होता है? सक्सेसफुल वो होता है जिसको कोई हायर करे, जिसको कोई पे करे, जिसको कोई मौका दे, जिसका काम रिलीज हो। क्या आपका काम रिलीज हो रहा है? क्या आपको पैसे मिल रहे हैं? तो आप सक्सेसफुल हैं। नहीं तो फिर आपको सिर्फ आज से एक ही काम करना है। लर्निंग नंबर 1 है कि मुझे एक सक्सेसफुल कमर्शियल बॉलीवुड प्रोफेशनल बनना है, सक्सेसफुल एक्टर बनना है, सक्सेसफुल सिंगर। आज से मैं जो भी कोशिश करूंगा वो सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनने की करूंगा। इसके अलावा मैं कोई भी कोशिश नहीं करूंगा। मुझे ये ढिंढोरा नहीं पीटना कि मैं अच्छा एक्टर हूं, मैं अच्छा सिंगर हूं, मैं अच्छा राइटर हूं। नहीं, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। मुझे सक्सेसफुल बनना है। मैं हूं और मैं बनना हूं, जमीन आसमान का फर्क है। मैं एक अच्छा एक्टर हूं, इससे क्या मिल रहा है? कोई चांस मिल रहा है? नहीं मिल रहा। मुझे सक्सेसफुल एक्टर बनना है, तो अब आप हर वो काम करेंगे जो सक्सेसफुल एक्टर बनने के लिए करना पड़ता है। मतलब अगर एक्टिंग की ट्रेनिंग लेनी है, सिंगिंग की ट्रेनिंग लेनी है, फिल्म मेकिंग की ट्रेनिंग लेनी है, लेंगे। उसके लिए ऑडिशन देना है, मीटिंग करनी है, कुछ भी करना है, आप करेंगे। लेकिन अगर आप मान के बैठ गए कि मैं तो भाई हूं, प्रोफेशनल हूं, तो आपको कौन काम देगा? मिल ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। नॉर्मली लाइफ में भी आपको जो भी चीज चाहिए होती है, जो भी चीज चाहिए होती है, उसके लिए जो जो करना पड़ता है, क्या आप वो करते हैं कि नहीं करते हैं? जो भी चीज चाहिए होती है उसके लिए जो जो करना पड़ता है, क्या आप वो करते हैं या नहीं करते हैं? अगर आपको एक अच्छा सा मोबाइल चाहिए तो या तो आप अपने जॉब से पैसे इकट्ठे करेंगे, अपनी सेविंग से पैसे इकट्ठे करेंगे, पापा को पटाएंगे, मम्मी को पटाएंगे, या बर्थडे में गिफ्ट का इंतजार करेंगे। कुछ ना कुछ तो करेंगे। लेकिन अगर बर्थडे में गिफ्ट का इंतजार किया तो पॉसिबिलिटी तकरीबन ना के बराबर है। लेकिन ऊपर के कारणों पे आपने जरा भी काम किया तो मिलने के चांसेस भी हैं। इसलिए मैंने कहा, लाइफ में आपने जो जो भी पाया है वो तभी पाया है जब उसके लिए वो किया है जो करना जरूरी था। और इसलिए मैं कहता हूं कि हर सफलता के अपने नियम होते हैं, सक्सेस के अपने रूल्स हैं। वो रूल्स, वो स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और रूल्स का मतलब साफ होता है, आपको पसंद है या नहीं है, फॉलो तो करने पड़ेंगे। आप चाहें ना चाहें आपको करने पड़ेंगे। आपको अच्छा लगे ना लगे, करना तो पड़ेगा। आपको समय मिलता है नहीं मिलता है, फिर भी करना तो पड़ेगा, क्योंकि रूल्स वही हैं जिनको फॉलो किया जाए। और ये रूल्स तो आपकी अपनी सफलता के हैं, अपनी सक्सेस के हैं, आपको फॉलो तो करना ही पड़ेंगे। तो आज से बिल्कुल माइंडसेट बना लीजिए कि मुझे सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनना है, और उसके लिए इस कोर्स में जो भी रूल्स बताए जा रहे हैं, जो भी स्टेप्स बताए जा रहे हैं, मैं उनको पूरी तरह से सरेंडर करके, 100% सरेंडर करके फॉलो करूंगा, और उसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। सिर्फ आपको यही अपना एक माइंडसेट बनाना है। और इस कोर्स को शुरुआत अभी हम कर चुके हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज से आपको अपनी लाइफ में एक चीज इंप्लीमेंट करनी है। वो ये, हमेशा सक्सेसफुल एक्टर बनने के बारे में सोचना है। सक्सेसफुल एक्टर बनने के लिए जो करना है वो करना है। भले आज आप सक्सेसफुल नहीं हैं, या आप कोई काम करते ही नहीं हो जाएंगे, मतलब कोई ऑडिशन दिया और सक्सेसफुल हो जाएंगे, ऐसा नहीं, करते ही जाएंगे। आपको जिंदगी भर टॉप लेवल पे पहुंचने के बाद भी
सक्सेस का दायरा बढ़ता जाएगा, वो जर्नी आगे बढ़ती जाएगी। हमेशा के लिए थंब रूल बनाइए कि मैं हमेशा सक्सेसफुल होने के लिए, आज से बेहतर होने के लिए काम करता रहूँगा। ये एज ए इंडिविजुअल, एज ए क्रिएटर, एज ए टेक्नीशियन, एज ए आर्टिस्ट आपको ग्रो करेगी और आपको वहाँ पहुँचाएगी जहाँ पहुँचना चाहते हैं। आज से आप सिर्फ और सिर्फ वही काम करेंगे जो आपको सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनाने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। इसके लिए बहुत आसान रास्ता कर देता हूं। अब जो भी काम आप दिन भर में करेंगे, यह आपके लिए टास्क है। दिन भर में जो भी काम करेंगे, एक क्वेश्चन पूछेंगे खुद से, क्या यह काम मुझे मेरे ड्रीम गोल के पास ले जा रहा है? क्या यह काम जो मैं कर रहा हूं या करना चाहता हूं, यह मुझे मेरे ड्रीम गोल के पास ले जा रहा है? आपको आंसर खुद से, स्वयं से मिलता है यस, वो काम कर लीजिए। अगर आंसर मिलता है नो, मत कीजिए। आप देखिए फिर कैसे तेजी से आप आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा और एलोबरेट करता हूं और एक्सप्लेन करता हूं। मतलब ये कि रात को देर तक जागना क्या आपको ड्रीम गोल तक ले जाता है? आप बोलेंगे नहीं, इतनी जल्दबाजी मत सोचिए। हो सकता है रात को जाग के आप लिख रहे हो, रात को जाग के आप एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, कोर्स को देख रहे हो या बुक पढ़ रहे हो, स्विच ऑन स्विच ऑफ, तो करिए। मतलब पहले पर्पस देखिए कि जो पर्पस है वो मुझे ड्रीम गोल के पास ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा। बने बनाए उसूलों में मत चलिए। क्या यूट्यूब देखना मुझे मेरे ड्रीम गोल के पास ले जा रहा है? पहली बार में आपका जवाब आएगा नो, नहीं, ऐसा मत सोचिए। अगर आप जॉइंट फिल्म्स के वीडियो देख रहे हैं तो यस, वो आपको उसके आसपास ले जा रहा है। या आप किसी आर्टिस्ट का इंटरव्यू देख रहे हैं, किसी बॉलीवुड प्रोफेशनल का इंटरव्यू देख रहे हैं, अच्छा वाला इंटरव्यू, गॉसिप वाला नहीं, फेक न्यूज़ वाला नहीं कि किसने किसको थप्पड़ मार दिया, कौन एयरपोर्ट पे किसके साथ घूम रहा था, वो नहीं, दूसरे अच्छे वाले वीडियो देख रहे हैं जो आपकी नॉलेज बढ़ा रहे हैं, आपका बिलीव बढ़ा रहे हैं, तो यस, यूट्यूब देखना आपके लिए फ़ायदा है। लेकिन यूट्यूब पे आप देख रहे हैं ऐसे वीडियो जो प्रैंक वीडियो हैं, जो फालतू के वीडियो हैं, वो आपको ड्रीम गोल के पास ले जा रहे हैं? नहीं, आपको खुद आंसर मिलेगा। इसमें आपको किसी भी सपोर्ट सिस्टम की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपको आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा, नो। अब उसको बंद कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे रील देखना क्या आपको ड्रीम गोल के पास ले जा रहा है? क्या मेरा आंसर? नो, बिल्कुल मत देखिए। क्या इंस्टाग्राम पे रील बनाना आपको ड्रीम गोल के पास ले जा रहा है? आंसर इज यस, बनाइए। क्या आपको जब भी कोई आप पे डाउट कर रहा है, वो डाउट आपको ड्रीम गोल के पास ले जा रहा है? नो, मत कीजिए सेल्फ डाउट। उस भरोसे को करने के लिए अगर आपको जो एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज करने का आपका मन नहीं कर रहा है, इच्छा नहीं कर रही है, लेकिन क्या वो एक्सरसाइज आपको ड्रीम गोल के पास ले जा रही है? आंसर मिलेगा यस, तो एक्सरसाइज करिए। मतलब ये कि फिर वो काम आपको पसंद नहीं है, उस टाइम करने का मन नहीं है, तो भी करिए, क्योंकि वो आपको ड्रीम गोल के पास ले जा रहा है और वो सफलता का नियम है, रूल है। तो आपको पसंद हो ना हो, आपको करना तो पड़ेगा। जितने भी लाइफ में चैंपियन आपने देखे होंगे, सक्सेसफुल लोग देखे होंगे, वो ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जो उनको भी पसंद नहीं है, लेकिन वो इस सच को, इस सीक्रेट को जान चुके हैं कि अगर सफलता पे बने रहना है और पाना है तो वो काम करने पड़ेंगे, भले वो आपको पसंद हो ना हो, आपकी इच्छा हो ना हो, आपको करने पड़ेंगे। तो आज से आपका टास्क है, इस टास्क को पूरा टाइम दीजिए, भले ही अगला चैप्टर आप बाद में देखिएगा कि क्या वाकई मेरे लिए ये काम मुझे ड्रीम गोल के पास ले जा रहा है या नहीं ले जा रहा है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि ये जो प्रोफेशन आपने चुना है, एक्टर बनने का, राइटर बनने का, सिंगर बनने का, फिल्म मेकर, एडिटर बनने का, ये आपने खुद चुना है, आपकी इनर वॉइस है, या आपको थोपा गया है, आपको मिला है विरासत में कि आपको करना ही पड़ेगा? आपको मिला है या आपने चुना है? मैं जानता हूं आंसर आएगा चुना है, मिला तो नहीं। किसी के भी घर में कोई भी नहीं चाहता कभी भी कि वो एक्टर बन जाए, सिंगर बन जाए, बहुत कम हो पाता है। और चाहते भी हैं तो उनकी इच्छा ज़रूर होती है, लेकिन वो
थोपते नहीं हैं, मतलब पर्पसफुली ऐसा नहीं बोलते कि तुझे एक्टर बनना पड़ेगा, तुझे सिंगर बनना पड़ेगा, ऐसा नहीं। वो बोलते हैं हाँ शौकिया गा लो, शौकिया आप एक्टिंग कर लो, शौकिया आप फिल्म बना लो, वो चलेगा, शौकिया आप कविताएं लिख लो, गाने लिख लो, कहानी लिख लो, वो चलेगा, लेकिन कोई थोपता नहीं। तो अगर मैंने इस प्रोफेशन को चुना है, मैंने चूज किया है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से मेरी है। फिर मैं ये एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, मैं ये एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी दिखती है, मैं एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि मुझे बॉलीवुड में कोई नहीं जानता, मैं एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि भाई मुझे कुछ पता नहीं है। मैं ये कोई भी एक्सक्यूज नहीं दे सकता, क्योंकि जब मैंने चुना है तो उसको चूज करने के बाद सारी जिम्मेदारी मेरी हो जाती है कि मैं उस प्रोफेशन को सक्सेसफुल तक पहुंचा दूं, मैं उसमें सफल हो जाऊं। ये पूरी तरह से मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैंने चुना है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने चुना था कि उनको एक मेल लीड एक्टर बनना है। आपके पास जो लिमिटेशन है उनके पास भी थी, लोग उन पर भरोसा नहीं कर रहे थे, लोग उनकी पर्सनैलिटी का मजाक उड़ा रहे थे, सब कर रहे थे, लेकिन उन्होंने चुना था तो उन्होंने किसी भी लिमिटेशन को अपने बीच में नहीं आने दिया और आज सफल एक्टर बन गए। और ऐसा सिर्फ नवाजुद्दीन नहीं, इरफान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, जितने भी आप सक्सेसफुल लोग देखते हैं वो सब ऐसे ही हैं। और भी फील्ड में अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही हैं, जिन्होंने भी चुना है फिर उन्होंने डेडिकेशन के साथ अपने आप को 100% सरेंडर कर दिया है कि मुझे ये प्रोफेशन में आगे जाना है। फिर उन्होंने किसी भी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझा, किसी भी कमी को कमी नहीं समझा, और इसलिए मैजिकल रिजल्ट आए हैं। क्योंकि जब आपका बिलीव बन जाता है तब मैजिकल रिजल्ट आते हैं, तब वो लॉजिक से परे होते हैं। क्या लॉजिकल है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसी पर्सनालिटी वाला व्यक्ति मेल लीड एक्टिंग करे? क्या प्रैक्टिकल नजर आता है? लेकिन होता है। क्यों? क्योंकि उसका सेल्फ बिलीव है, उसने खुद ने चुना है, तो उसने हर वो काम किया। उसको मालूम था ये छोटे छोटे रोल करना मुझे मेरे ड्रीम गोल के पास ले जाएगा, उसने किया। जो भी मैं आपको सिखा रहा हूं प्रैक्टिकली सिखा रहा हूं। उसको मालूम था कि भले ही मेरे को इस फिल्म के इस सीन में रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, मैं हीरो नहीं बन जाऊंगा, लेकिन ये मुझे मेरे ड्रीम गोल के पास ले जाएगा, तो मैं ये रोल करूंगा। और धीरे धीरे वो होता चला गया, जो मैंने आपको अपनी स्टोरी से बताया था। आप देखिए नवाजुद्दीन की स्टोरी भी तकरीबन सेम ही, कि वो करते चले गए जो आपको ड्रीम गोल के पास ले जाता है, तो आप एक दिन वो पा ही जाते हैं जहां पर आपको अपने ड्रीम में पहुंचना होता है, जिसके आपने सपने देखे होते हैं। तो चुना आपने है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। या तो आपके ऊपर किसी ने थोपा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है। जैसे होता है ना, जब लोग कहते हैं कि आप जॉब कर लीजिए, तो आप क्या बोलते हैं, मिल नहीं रही मैं क्या करूं, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर डाल देते हैं। या आपको बिजनेस में भेजा जाता है, दुकान पे भेजा जाता है, आप बोलते हो दिन भर ग्राहक नहीं आया मैं क्या करूं, क्या करते हो आप, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दे देते हो। लेकिन जिसने दुकानदारी चुनी होती है वो ग्राहक को कैसे दुकान में लाए इस पे काम करता है, और एक दिन ले ही आता है। तो आपने चुना है। अगर एक व्यक्ति साधारण सा यहाँ पे चुनता है कि उसको एक दिन देश की राजनीति पे टॉप पोजीशन पे पहुंचना है, तो भले ही वो एक स्टेशन पे चाय बेचने वाला लड़का हो, वो प्रधानमंत्री बन सकता है, क्योंकि उसने चुना है। उसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, कोई उसको पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं था, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, कोई गाइडिंग मेंटोर नहीं था, लेकिन उसके बाद भी वो सर्वोच्च पद पर बैठ जाता है और वहां पहुंच जाता है जो वो पहुंचना चाहता है। ऋतिक रोशन को 18 साल की उम्र में डॉक्टर ने मना कर दिया था आप डांस नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ गई थी। वो छुप के डांस क्लास करता था। उसकी 6 उंगलियां हैं एक हाथ में। हम देखते रहते हमारी नाक टेढ़ी की कान छोटा। वो छुप के एक्टिंग सीखता था। तो उसको मिला भी था और उसने चुना भी था। करीना कपूर को मिला भी था और उसने चुना भी था। रणबीर कपूर को मिला भी था और उसने चुना भी था। वहां पे आप देखेंगे तो परसेंटेज बहुत कम है जिनको मिला है, क्योंकि सस्टेन वही करेगा जिसने चुना है। मिला वाला सस्टेन नहीं करेगा। कहां है फरदीन खान, कहां है तुषार कपूर, कहां है वो सारे लोग? आज नाम भी नहीं जानते कई लोग तो उनका। वी आर बॉर्न एक्टर, वी आर बॉर्न क्रिएटिव पर्सन। हम पैदाइशी एक्टर हैं, हम सब पैदाइशी क्रिएटिव हैं।
ये वो थ्योरी है जिसको मैं सालों साल से बताता आ रहा हूं और आज फिर से आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि जब हम वो सक्सेसफुल पाथ की तरफ जा रहे हैं, उस प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल पूरे फोकस के साथ, भले ही चाहें तो आंखें बंद करके इस पूरी थ्योरी को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये आपकी बात कह रहा हूं मैं आपकी बात कह रहा हूं। वी आर बॉर्न क्रिएटिव पर्सन, वी आर बॉर्न एक्टर, हम पैदाइशी एक्टर हैं। और अब मैं इसको आपको प्रूफ भी करके दिखाता हूं। जब एक बच्चा पैदा होता है, न्यूली बॉर्न बेबी, तो क्या वो कोई भाषा जानता है? नहीं जानता। कुछ भी जानता है इस दुनिया के बारे में? फिर भी वो हंसता है, रोता है, घबराता है, किसके पास जाना है ये जानता है। तो एक्चुअली वो न्यूली बॉर्न बेबी जो ना बोलना जानता, ना कुछ और चीजें जानता, वो सब ये क्या कर रहा है? वो एक्टिंग के पहले फंडामेंटल रूल पे, पहले सिद्धांत पे काम कर रहा है। अंदर के इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है। और ये एक्टिंग का पहला सिद्धांत है, एक्सप्रेस योर इमोशन, राइट? ये बात तो समझते हैं आप कि एक एक्टर इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, और ये काम वो पैदा होते ही कर रहा है। आपने भी पैदा होते ही किया है। उसके बाद ये बच्चा कभी झूले में लेटा रहता है, कभी बिस्तर पे लेटा रहता है, और आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, इस न्यूली बॉर्न बेबी के पास अगर कोई रूम में एंटर हो तो आंखों से उसका पीछा करता है पूरा। अब वो ना तो बोलना जानता, ना चलना फिरना जानता, लेकिन वो ये देखता है कि जो मेरे आसपास के आइटम लोग घूम रहे हैं, ये सभी सब चलते हैं, ये कुछ बोलते हैं, मैं नहीं कर पाता। लेकिन वो इस बात से मायूस नहीं होता। वो वहां लेटे लेटे ही अपना कार्यक्रम चालू कर देता है। पैर चलाना शुरू कर देता है, हाथ चलाना शुरू कर देता है, और वाह 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 कुछ भी बोलना शुरू कर देता है। वो परफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन उसको परवाह ही नहीं है। अब वो एक्टिंग के सेकंड फंडामेंटल रूल पे काम कर रहा है। सेकंड फंडामेंटल रूल, ऑब्जर्व, कॉपी, परफॉर्म। ऑब्जर्व किया उसने सबको, कॉपी किया, परफॉर्म, और धीरे धीरे वो पलटी मारता है, फिर चलने लग जाता है, गिरता है, पड़ता है, फिर भी चलने लग जाता है, बोलने की कोशिश करता है, तुतला तुतला के बोलता है, और फिर वो ऑब्जर्व, कॉपी, परफॉर्म की उसकी जो हैबिट पड़ गई है, हैबिट वर्ड को याद रखिएगा, उसकी हैबिट पड़ गई है ऑब्जर्व, कॉपी एंड परफॉर्म की। अब वो क्या करता है? सही से भाषा बोलना सीख जाता है, भली तुतला रहा है, सही से चलना भी सीख जाता है। सिर्फ किस बात के बल पे? ऑब्जर्व, कॉपी एंड परफॉर्म, तीन चीज के बल पे। फिर वो क्या करता है कि धीरे धीरे नकल करना शुरू करता है कि पापा कैसे फोन पे बात करते हैं, मम्मी कैसे डांटती है, दादाजी कैसे चलते हैं, दादी कैसे बोलती है। और माँ बाप भी बड़े खुश हो जाते हैं, पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं। जैसे ही कोई पड़ोसी आया तो डेमो पीस की तरह बच्चे को बाहर करते, बेटा करके दिखा। पहले तो थोड़े से नखरे करता है क्योंकि आर्टिस्ट आदमी है भाई, और उसके बाद करना शुरू करता है तो रुकता ही नहीं है। फिर सब लोग क्लैपिंग करते हैं, उसको प्यार करते हैं, उसको चॉकलेट देते हैं कि यार बड़ा कमाल करता है। और आजकल तो मोबाइल आ गया, वीडियो कॉल, अब तो पेरेंट्स वीडियो पे ही शुरू हो जाते हैं, बेटा करके दिखा, वहीं शुरू हो जाता है, करके दिखा देता है। क्या फर्क है? दोनों में फर्क है। पहले वो अपने इनर इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा था, लेकिन अब वो दूसरे की नकल कर रहा है। तो अब ये कौन है? अब ये है एक प्रोफेशनल एक्टर। नाउ ही इज ए प्रोफेशनल एक्टर, क्योंकि अब वो किसी दूसरे कैरेक्टर को कॉपी करके परफॉर्म कर रहा है। क्या उसने कोई एनएसडी से ट्रेनिंग ली है? क्या उसने 8 साल थिएटर किया है? कुछ नहीं किया। बेसिक फंडामेंटल रूल पे काम किया और वो दूसरे कैरेक्टर को परफॉर्म करके दिखा रहा है। आप मानेंगे कम या ज्यादा आप सबने ये किया है। और थोड़े दिन बाद वो जब इस चीज पे खुश होता है, उसको एप्रिसिएशन मिलता है, वाहवाही मिलती है, तालियां मिलती हैं, तो और ज्यादा करने लग जाता है। और उसका कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस तो देखिए, भाषा अभी भी उसकी सही नहीं है, साफ नहीं है। वो एग्जैक्टली वैसा कर भी नहीं रहा है जैसा वो कैरेक्टर है, लेकिन कन्विक्शन इतना स्ट्रांग है कि वो अपनी भाषा या बोलचाल नहीं बदलता, आसपास के लोग बदल जाते हैं। हम और आप उससे तुतला के बात करना शुरू कर देते हैं। वो अपना पैटर्न चेंज नहीं करता, हम चेंज करके आसपास के सब लोग उससे तोतली भाषा में बात करने लगते कि नहीं करने लगते। अब ये है एक सुपरस्टार। नाउ ही इज ए सुपरस्टार, कि लोग उसको कॉपी कर रहे हैं, वो लोगों को कॉपी नहीं कर रहा है। शुरुआत कहां से हुई थी? वो कॉपी कर रहा था।
अब क्या हो गया, लोग उसको कॉपी कर रहे हैं, उसके स्टाइल को कॉपी कर रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं कि वो बच्चा ऐसे करता है। कैसे कहानी घूम गई? तो फिर दिक्कत कहां आ गई? अगर हम बॉर्न एक्टर हैं और हम सभी मानेंगे इस बात को कि हम बॉर्न क्रिएटिव पर्सन हैं, हमने मिट्टी के घर बनाए हैं, हमने नाव बनाई है, हमने एरोप्लेन बनाए हैं, हमने पेंटिंग्स बनाई हैं, हमने कार्टून्स बनाए हैं, हमने कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम किए हैं बचपन में और बड़ा मजा आता था। और इसमें अमीर का बच्चा गरीब का बच्चा नहीं है, सबने किया है और बड़े मजे लेके किया है। फिर गड़बड़ कहां हुई? गड़बड़ तब हुई जब ये बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हुआ और उसने अपने रूटीन की तरह वही काम किया तो पीछे से एक चपत पड़ी, क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या, बच्चा है क्या, क्या जोकर जैसी हरकत कर रहा है? तो अब बड़ा हो गया है। ये बेचारे बच्चे को समझ में नहीं आता कि मैं यही काम करता था और ये लोग अप्रिशिएट करते थे, तालियां बजाते थे। पहले मिलती थी तालियां, अब मिल रही हैं गालियां। ओहो, मैं बड़ा हो गया हूं। और जैसे ही ये ब्रिलियंस जागी, बुद्धि जागी कि मैं बड़ा हो गया हूं, अनजाने में वो कलाकार मर गया। क्योंकि बड़े लोग ऐसा नहीं करते, बड़े लोग इतना ज्यादा नहीं हंसते, बड़े लोग किसी के सामने मुंह नहीं बनाते, बड़े लोग किसी को दुख नहीं दिखाते, बड़े लोग ऐसा नहीं करते, बड़े लोग वैसा नहीं करते, मतलब बड़े लोग वैसा कुछ भी नहीं करते जो अंदर फील करते हैं, सब बनावटी करते हैं। और उसने धीरे धीरे उन चीजों को एडप्ट कर लिया। और सबसे बड़ी तकलीफ की बात कि ये मर्डर हमारे अपनों के हाथ से ही हुआ। अब ये सुनकर अपने माँ बाप पे गुस्सा मत निकालना, क्योंकि उन बेचारों के साथ भी यही हुआ है। उनके साथ भी सेम स्टोरी रिपीट टेलीकास्ट में हुई है। ये बालाजी का सीरियल है, रुकता नहीं है। बहू सास बनती है तो एक और बहू आ जाती है, तो ऐसे ही वो सर्कल में चल रहा है। पर इस बात से ये भरोसा जागा साइंटिफिक रीजन के साथ कि हाँ, वी आर बॉर्न क्रिएटिव, वी आर बॉर्न एक्टर। तो आज भी मैं क्यों बोलता हूं कि मैं किसी को एक्टिंग नहीं सिखाता, मैं ये बोलता हूं मैं आपके अंदर के एक्टर को डिस्कवर करता हूं, मैं आपके अंदर के क्रिएटिव पर्सन को डिस्कवर करता हूं। मैंने कभी यूज नहीं किया वर्ड अपनी जॉइंट फिल्म्स एकेडमी में या क्लासेस में, वर्कशॉप में कि मैं आपको एक्टिंग सिखाता हूं या मैं आपको राइटिंग सिखाता हूं। वो है, आपके अंदर है, बस 15-20 साल का एक लेयर आ गया है, एक झिझक आ गई है, एक कॉन्फिडेंस थोड़ा सा गिर गया है। क्या कहेंगे लोग, इस बात का रोग लग गया है, लोग मुझ पे हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। उन चीजों ने उस कलाकार को बांध के रख दिया, क्योंकि अब वो 15-20 साल की तपस्या हो गई है बहुत स्ट्रांग। हम अपने से ज्यादा दूसरों को सोचने लगे कि वो इस पे क्या रिएक्ट करेगा, वो इस पे क्या बोलेगा। और वो बच्चे में बस एक ही फर्क था, क्योंकि उसकी बुद्धि नहीं जागी थी, ब्रेन एक्टिव नहीं हुआ था, उसको इस बात की परवाह ही नहीं थी। अगर कोई उस पर हंसता था तो भी वो खुश होता था, और जो चिढ़ता था उसके पास दोबारा जाता नहीं था कि तू मेरे मतलब का आइटम नहीं है भाई, जान दे। लेकिन हम जिसको बुरा लगता है उसको ही पकड़ के बैठ जाते हैं, बस यहीं पे गड़बड़ हो जाती है। तो अब क्लियर है, वी आर बॉर्न क्रिएटिव, बॉर्न एक्टर। ये जो टाइम चल रहा है ये सबसे अच्छा टाइम है। जैसे मैंने आपको अपनी स्टोरी बताई, उसमें मेरे को भोपाल में ही मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि तब इंटरनेट नहीं था, बहुत सारे चैनल्स नहीं थे, ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं थे, नॉर्मल फेसेस को लेकर इतना ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं था। लेकिन ये गोल्डन टाइम है, गोल्डन एरा चल रहा है मीडिया का। पहले फिल्म इंडस्ट्री में अगर आपको आना होता था, भले सीखने के लिए आए, काम करने के लिए आए, आपके लिए मुंबई आना बहुत ज़रूरी था, और मुंबई एक महंगा शहर है। लेकिन आज की डेट में इंटरनेट के चलते, डिजिटल इंडिया के चलते, आप ऑनलाइन सीख भी सकते हैं, आप ऑनलाइन ऑडिशन भी देख सकते हैं, तो ऑनलाइन ऑडिशन भी दे सकते हैं और एक्टिंग सीख भी सकते हैं। अगर आप किसी टेक्निकल स्किल में हैं, जैसे फिल्म मेकिंग है, फिल्म राइटिंग है, या फिल्म डायरेक्शन है, उसकी स्किल आप घर पे ऑनलाइन सीख सकते हैं और सीधे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ जॉब के लिए आना पड़ेगा। तो आपकी जो जर्नी है वो कितनी छोटी हो गई। शॉर्टकट हुआ कि नहीं हुआ? शॉर्टकट हुआ कि नहीं हुआ? अब इससे एक बात और समझें, क्यों है गोल्डन टाइम। पहली बात तो यह है कि अब हर तरह के फेसेस का रिकॉग्निशन आ गया है। अगर आप फिल्म मेकर हैं, राइटर हैं, एडिटर हैं, तो अब कंटेंट इतना बन रहा है कि बहुत सारे लोगों की जरूरत है जो पहले नहीं थी। अगर आप डबिंग आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे लोगों की जरूरत है, क्योंकि हर ओटीटी प्लेटफॉर्म मल्टीपल लैंग्वेजेस में डब करता है। और आपको हमेशा यह बताया गया है कि इस इंडस्ट्री में चैलेंज है, अनसर्टेनिटी है। यह सुना होगा आपने, सबको मौके नहीं मिलते, यह सुना होगा सबने। जब लॉकडाउन में सारी इंडस्ट्री बर्बाद हो रही थी, अकेली फिल्म इंडस्ट्री थी जो 48% की ग्रोथ रेट से ग्रो कर रही थी, 48% की ग्रोथ रेट से। क्योंकि आदमी सुखी होगा तो एंटरटेनमेंट देखेगा,
आदमी दुखी होगा तो एंटरटेनमेंट देखेगा, लॉकडाउन नहीं होगा तो भी देखेगा, लॉकडाउन होगा तो ज्यादा देखेगा, लेकिन देखेगा जरूर। और अब इतने सारे मीडियम आ गए हैं, पहले सिर्फ पर्दे पे जाके देख सकता था, फिर टीवी आ गया, फिर एक ही चैनल देख सकता था, बहुत सारे चैनल आ गए, फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गया, अब तो कंटेंट की भरमार हो गई, अब काम की कमी नहीं है। और सही करता हूं, क्या किसी एक ही शहर में, बहुत अच्छे सुनिएगा, क्या किसी एक ही शहर में एक ही जॉब के लिए तकरीबन 500 इंटरव्यू रोज होते हैं? यस और नो? एक ही शहर में रोजाना एक ही फील्ड के लिए 500 से ज्यादा ऑडिशन होते हैं? होते हैं। ऑडिशन, अब मैंने वर्ड बदल दिया है, एक्टिंग में तकरीबन 200 से 500 ऑडिशन रोज होते हैं, सारी कैटेगरी मिला के। तो इसका मतलब नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। ठीक है, अब आ जाते हैं फिर भी चांस, वो भी बताता हूं। मान लीजिए आप एक डॉक्टर हैं और बहुत ही स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है, राइट, आपने डिग्री भी ले ली है, तो क्या आपको बैंक का कैशियर का इंटरव्यू दे सकते हो क्या आप? मतलब इतना पढ़ लिख के भी फायदा नहीं है, बैंक का कैशियर भी नहीं बन सकते। अच्छा, आपने बैंक मैनेजर या जो भी उसमें हायर पोस्ट के लिए एग्जाम्स वगैरह होते हैं वो आपने क्लियर किया हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है, तो क्या आपको आर्मी में भर्ती कर लेंगे? नहीं करेंगे। अच्छा, आपने आर्मी की सारी ट्रेनिंग की हुई है, सब कुछ किया हुआ है, और आप एक इंजीनियर है, शानदार इंजीनियर है, बहुत अच्छे इंजीनियर है, बहुत बढ़िया इंजीनियर है आप, और आप बोलते हो साहब मैं डॉक्टर बना दो, मेरे को इंटरव्यू ले लो, लेगा इंटरव्यू आपका? अच्छा, आपकी उम्र 14 साल की है और आप जाते हैं किसी बैंक में कि मुझे जॉब दे दो, देगा क्या? आर्मी देगी क्या? स्कूल टीचर बनाएगा क्या? आपकी उम्र 70 साल है और आप जाते हो कि भाई मुझे भर्ती कर लो आर्मी में, करेगा क्या? बैंक में कैशियर बना दो, करेगा क्या? मतलब जो डिग्री है उसी के लिए आप क्वालिफाई करते हो, वही काम कर सकते हो, उसमें भी एज बैरियर है, राइट। लेकिन अगर आप बॉलीवुड में आते हो तो आप चाहे किसी भी पढ़ाई को करके आए हो, कितनी भी पढ़ाई को करके आए हो, आपसे कोई पूछता ही नहीं। आप बोलते हो मुझे एक्टर बनना है, बोलते हैं ऑडिशन दे। आप बोलते हो मुझे सिंगर बनना है, ऑडिशन दे। मैं एक राइटर हूं, कहानी सुना। मैं एक डायरेक्टर हूं, प्रेजेंटेशन दे। मैं एक एडिटर हूं, करके दिखा। कोई पूछता ही नहीं कि आपने क्या किया हुआ है। तो अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो गई कि कम हो गई? ट्रांसपेरेंसी ज्यादा हो गई कि कम हो गई? क्योंकि यहां पे सीधे सीधे आपके आर्ट फॉर्म से लेना देना है, बाकी उनको कोई लेना देना नहीं। यहां पे एक दिन का बच्चा भी काम करता है, और आपने देखा होगा रेड फिल्म में 80 इयर्स की लेडी ने डेब्यू किया, 80 साल की औरत ने डेब्यू किया, एक्टिंग में करियर की शुरुआत की, जो अजय देवगन की फिल्म थी। और मैं तो हमेशा कई बार ऐसी हूं, मस्ती मजाक में बोलता भी हूं कि आपको किसी भी एज ग्रुप में काम मिल सकता है फिल्म इंडस्ट्री में, बस आपका जिंदा होना जरूरी है। जिंदा होना जरूरी है, एज बार नहीं है यहां पे। तो क्या यहां मौके ज्यादा नहीं है? ट्रांसपेरेंसी ज्यादा नहीं है? एडेप्टेबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा नहीं है? क्या आपको किसी भी बड़े से बड़े ऑफिस में चला जाएं, वहां पर आपको खाना फ्री में मिलता है क्या? सब्सिडाइज रेट में मिल जाएगा। जैसे मैं रिलायंस में कई बार गया हूं, वहां सब्सिडाइज रेट में मिलता है। प्रधानमंत्री के ऑफिस में भी नहीं मिलता, अंबानी के ऑफिस में भी नहीं मिलता। लेकिन बॉलीवुड की छोटी सी छोटी शूट में भी जाएंगे तो 2 वक्त का नाश्ता और 2 वक्त का खाना आपको बिल्कुल मिलेगा। तो जो कोई इंडस्ट्री नहीं करती वो सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री करती है, और दिल से करती है। हाँ, ये जरूर है कि सोशल मीडिया ने डार्क साइड और ब्लैक साइड दिखा दिखा के, कहानियां बना बना के इतना ज्यादा भ्रम फैला दिया है कि ये चीजें आपको नजर ही नहीं आ पाती जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। लेकिन क्योंकि आज मैं एक आउटसाइडर के तौर पे आया और आज एक इनसाइडर बन चुका हूं, तो ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसका एक्सपीरियंस लिया है। अब भरोसा हुआ, एक तो हम बॉर्न क्रिएटिव हैं, दूसरा इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, कोई एज बार नहीं है, ये भी क्लियर हो गया। आप नॉर्मली देखिए, जो पहले मेरे पास सुविधा नहीं थी, आज जॉइंट फिल्म्स के यूट्यूब चैनल से या जॉइंट फिल्म ऐप से भी आप फ्री में बहुत कुछ सीख सकते हैं। इससे आपकी सारी की सारी स्ट्रगल बहुत शॉर्ट हो जाएगी। 3000 से ज्यादा वीडियो वहां अवेलेबल हैं। तो जॉइंट फिल्म्स ऐप पर भी बहुत सारे फ्री लेसन्स अवेलेबल हैं, उनको भी जरूर देखिएगा। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, हम सबने सुना है कि टैलेंट जरूरी है, बचपन से लेकर आज तक, अभी तक हमको यही बताया गया है, स्कूल में, कॉलेज में, घर में, कि आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है, टैलेंट के बिना काम नहीं चलता है। ये हर जगह हमें बताया गया है कि टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है।
लेकिन ये बताइए कि टैलेंट मतलब क्या? टैलेंट क्या होता है आपके हिसाब से? टैलेंट क्या होता है? टैलेंट जरूरी है ये आपने कहा, बट टैलेंट होता क्या है? हमने अभी तक कभी इस वर्ड को लेकर सीरियसली सोचा ही नहीं कि टैलेंट होता क्या है। हमें बचपन से स्कूल में कॉलेज में बोला गया टैलेंट 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 टैलेंट, लेकिन किसी ने कभी स्कूल कॉलेज में नहीं बताया कि टैलेंट आखिर होता क्या है। आप मुझे एक बात बताइए, क्या नवाजुद्दीन सिद्दीकी टैलेंटेड है आज? अच्छा, आज से 16 साल पहले टैलेंटेड था, पर आप तो जानते भी नहीं थे उसको, आप तो पहचानते भी नहीं थे। बहुत बड़ा फर्क है, इसको अच्छे से समझ लेना। आज आप ये सोच के चल रहे हो कि आप टैलेंटेड हो, तभी आप इस कॉन्फिडेंस के साथ यहां आए हो, राइट? लेकिन आज नवाज को लोग टैलेंटेड मान रहे हैं, तब क्यों नहीं माना, तब क्यों नहीं काम दिया? एक्चुअली टैलेंट जैसी कोई चीज नहीं होती। अभी जोर का झटका जोर से लगा होगा, क्योंकि ये शब्द को हम बहुत साल से पकड़ के चल रहे थे, और अब मैं कह रहा हूं कि टैलेंट जैसी कोई चीज नहीं होती। टैलेंट की अब मैं आपको सही परिभाषा दे देता हूं, उसको लिख लीजिएगा और उसको साथ लेके चलिएगा। टैलेंट वही है जो प्रूफ हो गया, जो प्रूफ नहीं हुआ वो टैलेंट नहीं है। नवाज तब प्रूफ नहीं कर पाया था तो नहीं जानती थी दुनिया, जिस दिन उसने प्रूफ कर दिया अब सारी दुनिया कह रही क्या टैलेंटेड आदमी है, क्या टैलेंटेड आदमी है। तो आज से हम अपने टैलेंट का गाना नहीं गाएंगे, आज से हम अपने टैलेंट को प्रूफ करने के लिए जो जो करना पड़ेगा वो करेंगे। मतलब टैलेंट वर्ड मेरे लिए नहीं है, मैं प्रूफ करने पे ध्यान दूंगा तो दुनिया कहेगी एक दिन कि कमाल का टैलेंटेड आदमी है। क्लियर? हमें किस पे ध्यान देना है? प्रूफ करने पे, क्योंकि टैलेंट वर्ड ने भी कई लोगों को कैरियर से भटकाया है, क्योंकि सबको लगता है मैं टैलेंटेड हूं, मुझे चांस मिलना चाहिए। क्योंकि जैसे ही हम ये मानते हैं कि मैं टैलेंटेड हूं तो हमारी शर्त हो जाती कि मुझे काम दो। लेकिन अगर काम के पीछे मैं पड़ जाऊं तो एक दिन तो साबित हो जाएगा कि मैं टैलेंटेड हूं। गेम उल्टा है। तो आज से हम सभी क्या करेंगे? अपने टैलेंट को प्रूफ करने के लिए जो जो भी करना है वो करेंगे। दूसरा एक वर्ड है जो हमने बहुत सुना हुआ है, वो ये है कि अगर इंडस्ट्री में जाना है तो आपके अंदर पैशन होना चाहिए। सवाल बदला है, लेकिन उस सवाल से मेरा क्वेश्चन सेम ही है, पैशन मतलब क्या? इसकी भी मैं आपको एक डेफिनेशन क्लियर देता हूं, उससे आपका माइंड बहुत क्लियर हो जाएगा। पैशन का मतलब है विद रिजल्ट और विदाउट रिजल्ट। अगर वो काम मैं सेम इंटरेस्ट से कर रहा हूं, इट मींस मैं पैशनेट हूं। अभी क्या है सबके मन में? रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जैसे ही 6 महीने रिजल्ट नहीं मिलता तो सारा पैशन पंचर हो जाता है, सारा पैशन निकल जाता है। और मैंने बहुतों का पंचर होते हुए देखा है मुंबई में। शुरू में आते हैं, अरे फोट डालेंगे, ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे, ये होगा वो होगा। जहां एक ऑडिशन में रिजेक्ट, 2 ऑडिशन में रिजेक्ट, 11 ऑडिशन में रिजेक्ट, 12वें ऑडिशन में तो ऐसे जाता है कंधा लटका के ऑडिशन देने। अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये आया था चांस के भरोसे। लेकिन मैं वहीं देखता हूं 50 ऑडिशन किसी ने दे दिए हैं, 91वें बार देने जा रहा है, फिर भी मुस्कुराता हो जा रहा है। वो है पैशनेट, क्योंकि उसको परवाह ही नहीं है कि रिजल्ट क्या आएगा। और इसके पीछे एक गहरी साइकोलॉजी है। अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेड हो तो जब पहला ऑडिशन देने जा रहे हो तो आपके मन में डर और डाउट होंगे या नहीं होंगे? अगर रिजल्ट माइंड में तो। और जब ये माइंड में डाउट होगा तो आपकी परफॉर्मेंस कैसी होगी? अच्छी या लेवल के नीचे? नीचे होगी। अब जब लेवल के नीचे होगी तो रिजल्ट क्या आएगा? 0। क्लियर हो रहा है? लेकिन मैं पैशनेट हूं, मुझे रिजल्ट से मतलब ही नहीं। मेरे को तो यह है कि यार कैमरा मिल रहा है, नई स्क्रिप्ट मिलेगी, बड़ा मजा आएगा एक बार और काम करने में। अब मेरी परफॉर्मेंस का लेवल कैसा होगा? अप होगा। अब रिजल्ट के चांसेस ज्यादा हैं या पहली बार में ज्यादा थे, दूसरी बार में ज्यादा है? इसलिए मैंने कहा था 5% कुछ अलग सोचते हैं, 5% कुछ अलग करते हैं। ये 95% लोग रिजल्ट को माइंड में लेके जाते हैं, इसलिए नर्वस हो जाते हैं, इसलिए वो एकदम घबरा जाते हैं कि पता नहीं आज भी होगा नहीं होगा। इसलिए उनकी परफॉर्मेंस लो 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 होके 0 हो जाती है। भले वो कितने भी अच्छे एक्टर हो, लेकिन कई एवरेज एक्टर होते हैं जो कि जाते पूरे मूड से, और उसके बाद रिजल्ट माइंड में नहीं रहता। चलो दूसरा ऑडिशन किधर हो रहा है उसके बारे में पता करते हैं, वहां चले जाते हैं। तीसरा ऑडिशन किधर हो रहा है उधर चले जाते हैं। चलो किसी से मिलने चलते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस डेली बढ़ता जाता है। क्लियर है? थर्ड है लक। फिल्म इंडस्ट्री में जाना है तो लक बहुत जरूरी है, और हमने बड़े बड़े स्टार से सुना है कि लक होना बहुत जरूरी है। अक्षय कुमार ने खुद बहुत जगह पे कहा है कि मैं बड़ा लकी था,
तो मेरा सिलेक्शन हो गया, नहीं तो मुझसे भी ज़्यादा टैलेंटेड लोग थे। और भी बहुत सारे लोगों ने कहा है। एक्चुअली लक जैसी भी कोई चीज़ नहीं होती, लक जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो एक दिन आप अपने लक को मात दे दोगे और लक खुद हाथ जोड़ के बोलेगा भैया अब तेरे से नहीं छूट सकता, तू तो मेरा जितना को वापरना है वाप, जितना यूज करना है कर, मैं तेरे साथ हूं भाई, क्योंकि तू मानने वाला नहीं है। नवाजुद्दीन को नहीं बोला होगा अबे तेरी किस्मत में शक्ल देखी तेरे से ज्यादा हैंडसम घूम रहे हैं, पर वो हार्डवर्क करता रहा करता रहा करता रहा, और जिस दिन लक ने पलटी मारी आज 7 करोड़ रुपए एक पिक्चर का लेता है। पुराने सारे हिसाब किताब बराबर। लक जैसी कोई चीज नहीं होती। आप 50 ऑडिशन देने जा रहे हैं, उसमें किसमें आपका सिलेक्शन होगा ये आपको नहीं पता, राइट। आपके रिजेक्ट होने के या सिलेक्शन ना होने के भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। किसी में आपका लुक मैच नहीं हो रहा है, किसी में आपका लुक फैमिली के साथ मैच नहीं हो रहा है, किसी में आप कैरेक्टर के साथ मैच नहीं हो रहा, बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे हैं। तो वो आप लक पे छोड़ सकते हो कि वो मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन अगर मेरे हाथ में नहीं तो मेरे हाथ में ये तो है कि मैं 100 ऑडिशन दूं, 200 ऑडिशन दूं, क्योंकि वो कहां छुपा बैठा है मुझे नहीं मालूम। मेरे को तो हर ऑडिशन हर मीटिंग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करनी है। जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसको एक बार को लक कह दो मैं मान सकता हूं, लेकिन जो चीज आपके हाथ में है, लर्निंग, ट्रेनिंग और डेली की प्रैक्टिस करना, डेली परफॉर्म करना, डेली मीटिंग करना, डेली ऑडिशन देना, यह आपके हाथ में है। इसको लक के भरोसे छोड़ दिया, कभी लकी नहीं कहलाओगे। और ये लक सक्सेसफुल लोगों को नीचा दिखाने का सबसे बड़ा हथियार है। जैसे ही कोई आदमी लकी बोलता है किसी को तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। आज आपको क्या लगता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी आपके सामने हो और आप बोले यार मे बी यू आर लकी यार, वरना तेरे में बात तो ऐसी कोई है नहीं, क्या लगता है क्या हाल करेगा आपका? क्या हाल करेगा कि यार जब 12 साल से मैं ऐसी तैसी करा रहा था, क्या क्या नहीं झेला लाइफ में, तब किधर था? हम क्या करते हैं किसी की सक्सेस को दबाने के लिए इस वर्ड को यूज कर लेते हैं ताकि लोग हम पे उंगली ना उठाएं कि भाई नवाज लकी था, वरना तो मेरा ही हो जाता। उनके कई पुराने दोस्त मिलते हैं जो रूम पार्टनर भी रहे, आपको मालूम है क्या बोलते हैं वो? यार नवाज बड़ा लकी यार, एक्चुअली तो मेरी नकल करता है, तो मतलब असल बैठा हुआ है, नकल चल रही है। तो आप प्लीज लक के भरोसे ना बैठें, आपके हाथ में है खुद को तैयार करना और आगे बढ़ना, उस पर ध्यान दें। ठीक है, अब लास्ट है एक क्वेश्चन, ये बहुत पीछे पड़ा रहता है, वो है कि अगर फिल्म इंडस्ट्री में जाना है तो कॉन्फिडेंस चाहिए। कितने को लोगों को लगता है कितना कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारे अंदर? ओके, अगेन मेरा सवाल है ये कॉन्फिडेंस आता कैसे? ये तो बचपन से सुना है, बी कॉन्फिडेंट, भरोसा रखो खुद पे, आत्मविश्वास रखो, लेकिन ये आत्मविश्वास, ये कॉन्फिडेंस, भरोसा आता कैसे खुद पे? चलिए एक एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करता हूं, इससे आप रिलेट कर पाएंगे। इस समय मैं अपनी एकेडमी के ऑफिस में हूं, जहां मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूं, ज्यादा ऊपर नहीं हूं, और आप लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं सभी लोग। तो थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि हम लोग वर्चुअल क्लास में नहीं हैं, आप मेरे सामने ही बैठे हुए हैं, ठीक है, हम लोग आमने सामने बैठे हुए हैं, और मैं आप में से कहता हूं सभी लोगों को कि आप मुझे अपना मेंटोर मानते हो, ट्रस्ट करते हो, भरोसा करते हो, तो ये जो सामने खिड़की है ऑफिस की, इससे नीचे कूद जाओ। कोई भी नहीं कूदेगा, बोलेगा ये आदमी पागल हो गया है, इस पर भरोसा कर लिया, गलती कर दी, सबसे पहले तो इसका चैनल अनसब्सक्राइब करो। हम गए थे कुछ सीखने, ये हमें खुदा रहा है, हाथ पैर टूट गए अलग। मैं क्या, साक्षात भगवान आ जाए, बोले वीरेंद्र की बात मान जाओ, चलो कूद जाओ, आप बोलोगे भगवान तेरी भी पूजा बंद, तेरे को भी अनसब्सक्राइब, कूदूंगा तो नहीं। मैं कितना भी चिल्ला हूं, हल्ला करूं, बी कॉन्फिडेंट, बी ब्रेव, कोई कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला। यही दुनिया कर रही है आपके साथ, यही कर रही है ना, किसी भी चीज के सामने खड़ी कर रही है और बोली बी कॉन्फिडेंट। अरे कैसे कोई चाइनीज गोली की खाया और कॉन्फिडेंस आ गया, पॉसिबल है क्या? लेकिन अगर मैं किसी फाइट मास्टर को या फाइटर को बुलाऊं जो फिल्मों में फाइट करते हैं, और उसको बोलूं कि ये फर्स्ट फ्लोर से नीचे कूदना है, शॉट देना है, तो उसको मुझे कॉन्फिडेंस दिलाने की जरूरत पड़ेगी, उसको मोटिवेट करने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। तो क्या फर्क है कि एक को कॉन्फिडेंस की जरूरत ही नहीं है और एक को, यानी कि आपको कितना भी कॉन्फिडेंस दिलाऊं तो भी आप वो काम करने को तैयार नहीं। इन दोनों में कोई फर्क है, क्योंकि ये ट्रेंड है और इसने रेगुलर प्रैक्टिस की है। जो ट्रेंड है और जिसने प्रैक्टिस की है उसको कॉन्फिडेंस दिलाने की कोई जरूरत नहीं। नॉर्मली एग्जामिनेशन में भी जब आप लोग एग्जाम देने जाते हैं तो जो बंदे ने साल भर पढ़ाई की है, अच्छे से समझा है, उसको कॉन्फिडेंस दिलाने की जरूरत पड़ेगी एग्जाम देने के लिए? और हमारे जैसे जो होली के बाद पढ़ना शुरू करते थे कि अब एग्जाम आने वाला अप्रैल में,
हमें कोई कितना भी दही चटा दे, कितना भी प्रसाद खिला दे, कॉन्फिडेंस आता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि ना तो ट्रेनिंग में ध्यान दिया, ना पढ़ने में ध्यान दिया, ना प्रैक्टिस करी, बस पास हो। क्लियर हो रहा फंडा? कॉन्फिडेंस तभी होगा जब रेगुलर प्रैक्टिस होगी और प्रॉपर ट्रेनिंग होगी। ठीक है। अब अगर ये सब नहीं होता है तो एक चीज आती है लाइफ में, जो मैंने बहुतों के साथ होते हुए देखा है, आपको भी मिलते होंगे आपके मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, कि यार काश मैंने ट्राई किया होता बॉलीवुड में अपनी एज में यार, तो मैं आज कुछ हो जाता यार। काश मैंने सही समय पे अपनी स्किल डेवलप कर ली होती तो आज मैं भी बॉलीवुड की एक पहचान होता। काश मैंने राइट टाइम एक्शन ले लिया होता, मतलब मैं सोचता तो रह गया लेकिन मैंने एक्शन नहीं लिया, नहीं तो शायद आज मैं बन जाता। काश मैं सक्सेस की हैबिट डाल लेता, क्योंकि सक्सेस की एक हैबिट होती है, तो मैं आज कुछ और होता। काश मैंने अपने मन की मानी होती, दुनिया के बारे में नहीं सोचा होता, दुनिया की नहीं समझी होती, तो आज मैं सक्सेसफुल होता। काश मैंने अटेम्प्ट किया होता तो आज मैं भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ का कारण बनता। मतलब एज अ सेलिब्रिटी मेरे लिए भीड़ लगती, मैं भीड़ में नहीं होता सेल्फी खिंचाने के लिए किसी के साथ। जितने लोगों के दिलो दिमाग में कभी ना कभी बॉलीवुड आया है किसी भी प्रोफेशन में, उनको बहुत दर्द होता है ऐसे टाइम पे। लेकिन आप सोचिए आपको क्या बनना है। तो ये माइंड एकदम क्लियर हो रहा है कि हमें भीड़ का कारण बनना है, भीड़ का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनना है। यहां से बिल्कुल क्लियर कट अपने आप को एक राह पे लेके जाइए। अब काश आपको मैंने बताया कि काश मैं कर लेता, वो क्या है? काश पछतावे का। लेकिन मेरा हमेशा से मानना रहा है कि प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन होता है, जो प्रॉब्लम है वही सॉल्यूशन है। काश अगर आप पछताने वाला चाहते हैं या काश आप सॉल्यूशन वाला चाहते हैं, मेरे पास आपके लिए काश पछतावे वाला नहीं है, वो मैं बता चुका। वो आपके जीवन में आपको कहां ले जाएगा आपको पता है कि आज से 20 साल बाद आप पछता रहे होंगे। इसी का एक सॉल्यूशन भी है, वो भी है काश। क्या आप जानना चाहते हैं सक्सेस का काश? ये काश का मतलब है के फॉर नॉलेज, के फॉर नॉलेज, चाहे तो लिखते जाएं इसको, के फॉर नॉलेज। मतलब आप जिस भी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास। अगर आप एक्टिंग में जाना चाहते हैं तो एक्टिंग की सारी नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए। फिर आपको एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। अभी आप रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, मतलब जो नॉलेज मिली है अब उसको मैं इंप्लीमेंट भी करूंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नॉलेज मिली, जैसे आज वर्कशॉप की हमने, राइट? अब वर्कशॉप में आप बहुत कुछ समझ पा रहे हैं, क्लियर हो पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, लेकिन आपने वो समझ को समझदारी से इंप्लीमेंट ही नहीं किया लाइफ में, तो आप नॉलेज पे अटक के छूट गए, इसके आगे बढ़े ही नहीं। इसलिए एक्शन लेना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्शन लिया नहीं तो नॉलेज का कोई फायदा नहीं। तो सेकंड है, फिर आपको एक्शन लेना है, मतलब के बाद ए। देन एस स्टैंड्स फॉर स्किल। नॉलेज का मतलब स्किल नहीं होता है। मतलब मैं एक्टिंग की बड़ी बड़ी बातें करता हूं कि एक्टिंग में ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, ये क्या है? नॉलेज है। लेकिन अगर मैंने एक्शन नहीं लिया तो मेरी स्किल डेवलप नहीं होगी। एक्शन का मतलब प्रैक्टिस हो सकता है, एक्शन का मतलब ट्रेनिंग हो सकता है, एक्शन का मतलब परफॉर्मेंस हो सकता है। तो नॉलेज मिली, उसको एक्शन में कन्वर्ट किया तो मेरी स्किल डेवलप हुई। क्योंकि अगर मैंने एक्शन तो ले लिया लेकिन स्किल्स पे ध्यान ही नहीं दे रहा हूं तो पीछे का पूरा खराब हो जाएगा। और फिर धीरे धीरे इसको एक हैबिट बनाना है कि मैं रोज इन तीनों चीजों पे काम करूंगा, कि नॉलेज बढ़ाऊंगा, फिर उसको इंप्लीमेंट करूंगा लाइफ में, स्किल डेवलप करूंगा और इसको एक हैबिट की तरह, आदत की तरह रखूंगा। तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने ये वाले काश पे काम किया तो आपको जिंदगी में कभी वो काश पछतावे वाला नहीं होगा। अगर इस काश पे काम किया तो काश आपको सफलता मिल जाती, ऐसा नहीं बोलेंगे, 100% सफलता मिलनी तय है। इसलिए इस वर्ड को याद रखिएगा और उसके मायने याद रखिएगा। तो आज हमारा 8 डेज बॉलीवुड करियर वर्कशॉप का पहला दिन था। तो हमने बहुत अच्छे से समझा कि हमें अगर करियर बनाना है तो हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसको और अच्छे से आगे ले जाने के लिए और बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है कोर्स में, उसको फिल कीजिए। और उसके बाद कल दोबारा एक क्लास होगी जिसमें कि आप ये समझ पाएंगे कि पेरेंट्स लोग की क्या प्रॉब्लम होती है। अगर आपके पेरेंट्स भी उस क्लास को अटेंड करना चाहते हैं तो वो भी अटेंड करें, ताकि एक साथ कॉन्फिडेंस के साथ जब आप करियर बनाएंगे तो बहुत ईजिली बना पाएंगे। उसके बाद भी, मतलब हर चैप्टर के बाद आपको एक गूगल फॉर्म एक टेस्ट की तरह पूरा फिल करना है, ताकि हम आपको अच्छे से समझ पाएँ, जॉइन फिल्म्स की सपोर्ट टीम और काउंसलर आपको बेटर तरीके से समझ पाए और बेटर तरीके से मैं आपको गाइड कर पाऊँ। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हर चैप्टर को देखने के बाद
आप गूगल फॉर्म को फिल करें। इसके बाद जो तीसरे दिन क्लास होगी वो होगी आपकी कि भाई जो आप करियर में जाना चाहते हैं, भले एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, सिंगर या जो भी बनना चाहते हैं, वो वाकई बनना ठीक भी है कि नहीं है, उसमें आप कमाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, फिर आपके लिए वो करियर सही है या गलत है, इसका पूरा हम लोग एक तरह से पोस्टमार्टम करेंगे, समझेंगे कि वो वाकई आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ वो कितना प्रैक्टिकल है और उसमें कितनी आप अर्निंग कर सकते हो। इसके साथ उस क्लास में बात होगी कि कितना कंपटीशन है बॉलीवुड में, उसको कैसे फेस करना है, कंपटीशन है भी या नहीं भी है उसको भी हम डिटेल में समझेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं, कैसी हैं और उनको आप कैसे क्रैक कर सकते हैं, उस पर क्लास होगी। और उसके बाद अगेन आपको गूगल फॉर्म फिल करना होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई है उस क्लास के बारे में। गूगल फॉर्म भरना बिल्कुल कंपलसरी है, तभी आप लास्ट संडे को मेरे से क्वेश्चन आंसर में लाइव जुड़ सकते हैं, अदरवाइज़ वो एंट्री आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से जो भी आपकी गाइडेंस के लिए ज़रूरी है वो वीडियो सपोर्ट टीम भेजेगी। वो स्पेशल क्लासेस होंगी, मतलब सिंगर्स के लिए सिंगिंग की होगी, राइटर्स के लिए राइटिंग की होगी, फिल्म मेकिंग के लिए फिल्म मेकिंग की होगी, एक्टिंग के लिए एक्टिंग की होगी। तो स्पेशल क्लासेस का लिंक आपके पास आएगा। अगेन उसके बाद आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा और वहाँ पर आपको फिल आउट करना है, उसको बताना है कि आपने उसको कितना अंडरस्टैंड किया। इसके बाद सैटरडे को जो क्लास होगी उसमें होगा कि किस तरह से अब जो पूरा समझा है आपने करियर प्लान, बॉलीवुड का अपना करियर प्लान समझा है, उस पर कैसे डिसीजन लें, किस तरह से एक्शन लें ताकि ये सपना सिर्फ सपना बन के ना रह जाए बल्कि हकीकत में बदल पाए। उसके एक्शन और डिसीजन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, एक पूरा का पूरा प्लान आउट करेंगे और उसके बाद अगेन आपको गूगल फॉर्म भरना है। हर चैप्टर के बाद गूगल फॉर्म भरना कंपलसरी है और अगर आप ये करेंगे तब संडे को, मतलब लास्ट डे जो रहेगा हमारी वर्कशॉप का, उस दिन मैं आपके साथ लाइव जुड़ूंगा ऑनलाइन और आपके वैसे तो सवाल कोई रह नहीं गए होंगे, लेकिन जो भी सवाल रह गए होंगे, जो भी गाइडेंस की आपको ज़रूरत होगी, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, डाउट्स होंगे, उनको मैं लाइव आकर दूर करूंगा। तो आई होप कि ये जो पूरा का पूरा 8 डेज़ का वर्कशॉप है, क्लासेस हैं, ये पूरी तरह से आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगी और आप जो करियर में आगे जाना चाहते हैं, बॉलीवुड में नाम कमाना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, वो आप कर पाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।